2 साल पहले रेगिस्तान से गुजर रहा एक अमेरिकी परिवार गलती से गलत रास्ते पर मुड़ गया और सेक्टर 16 नाम के एक सैन्य इलाके के अंदर चला गया। अगली सुबह होते होते उस परिवार के आधे लोगों की बेरहमी से हत्या हो चुकी थी। इसके बाद आने वाले हफ्तों में सेना ने पूरे इलाके में खोज और नष्ट करने के अभियान चलाए। हाल ही में बिना कोई वजह बताए वहां इलेक्ट्रॉनिक निगरानी लगाने का आदेश दिया गया। सब कुछ लगभग तैयार था। आज हम बात करने वाले हैं द हिल्स हैव आइज 2 की। इस बार शिकार हैं नेशनल गार्ड के ट्रेनी। ये सोचते हैं कि ये एक सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन पर हैं, लेकिन असलियत ये है कि ये एक डिलीवरी मिशन पर हैं। और इनकी डिलीवरी क्या है? औरतें। क्योंकि अब इन म्यूटेंट्स को अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए नई मां चाहिए। ये सुनकर ही डर लग गया ना। चलिए उतरते हैं फिर एक बार इन खूनी पहाड़ियों में। फिल्म की शुरुआत ही एक बेहद परेशान करने वाले सीन से होती है। हम एक औरत को देखते हैं जो उन म्यूटेंट्स की कैद में है। वो एक बच्चे को जन्म देती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, म्यूटेंट्स का नया लीडर पापा हेड्स उसे देखता है। अगर बच्चा म्यूटेंट है तो वे उसे रखते हैं। अगर बच्चा सामान्य दिखता है तो वे उसे मार देते हैं। लेकिन जो बच्चा अभी पैदा हुआ था वो मरा हुआ था, इसलिए पापा हेड्स उस औरत को भी मार देता है। ये सीन साफ बता देता है कि इन म्यूटेंट्स का मकसद सिर्फ मारना नहीं है, उनका मकसद है रिप्रोडक्शन। उन्हें औरतें चाहिए ताकि वे अपनी म्यूटेंट आबादी बढ़ा सकें। पिछले पार्ट में उन्होंने परिवार की औरतों को मार दिया था। इस पार्ट में वे उन्हें जिंदा रखना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कुछ वैज्ञानिकों को जिन्होंने पहाड़ियों के पास ही कैंप लगाया हुआ है। उन्हें सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। इस समस्या को ठीक करने के लिए एक वैज्ञानिक हान बेसमेंट में जाता है। ऊपर पहाड़ियों पर एक और वैज्ञानिक फॉस्टर बेस कैंप के वैज्ञानिक से संपर्क करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता और हमें दिखाया जाता है कि हान को बेरहमी से मार दिया गया है। फॉस्टर के पास एक म्यूटेंट आता है जो उसे वहां से भागने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि फॉस्टर कुछ समझ पाता, पीछे से एक म्यूटेंट उस पर हमला कर देता है। ऑफिसर रेडिंग फॉस्टर को ढूंढने जाता है, लेकिन वही म्यूटेंट अपने भाले से रेडिंग पर हमला करता है और उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। अब हम मिलते हैं अपने हीरोज से। ये हैं नेशनल गार्ड के ट्रेनी। ये कोई कमांडो नहीं है, अभी सीख रहे हैं। सार्ज इनका लीडर है जो थोड़ा सख्त है। इनका मिशन आसान है, सेक्टर 16 में वैज्ञानिकों को सामान पहुंचाना। लेकिन जब ये वहां पहुंचते हैं, कैंप खाली होता है, सब गायब हैं। रेडियो पर सिर्फ शोर आता है। तभी उन्हें पहाड़ियों के ऊपर से एक डिस्ट्रेस सिग्नल दिखाई देता है। सार्ज आदेश देता है कि नेपोलियन और एम्बर नीचे बेस पर रहेंगे और बाकी सब ऊपर पहाड़ियों पर जाएंगे। यही उनकी मौत का फरमान था। ऊपर चढ़ते हुए सोल्जर मिक्की एक गड्ढे में गिर जाता है। बाकी सब उसे ऊपर खींचते हैं, लेकिन उसके पैर में गहरी चोट लग जाती है। इस वजह से सार्ज उसे बेस पर जाने को कहता है। नीचे बेस पर एक अजीब घटना होती है। नेपोलियन वॉशरूम में बैठा होता है, तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। अचानक वो चीखता हुआ बाहर आता है और एम्बर से कहता है कि अंदर कोई है। एम्बर देखती है और अचानक टॉयलेट के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है। दोनों बहुत डर जाते हैं। धीरे धीरे वो आदमी बाहर निकलता है। उसकी हालत बहुत खराब है। नेपोलियन कहता है कि जिसने भी उसके साथ ये किया है, वो चाहता था कि ये इंसान तड़प तड़प कर मरे। एम्बर को बेस पर रहना खतरनाक लगता है और वो पहाड़ियों में अपनी टीम के पास जाने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसे कुछ अजीब आहट महसूस होती है। वो चारों ओर देखती है, तभी एक म्यूटेंट उसे पकड़ लेता है और उठाकर ले जाने की कोशिश करता है। एम्बर की चीख सुनकर नेपोलियन दौड़ता हुआ आता है। थोड़ी दूर से मिक्की म्यूटेंट को गोली मार देता है, जिससे वो एक गुफा में चला जाता है। मिक्की एम्बर के पास आता है, लेकिन नीचे से म्यूटेंट उसका पैर पकड़कर उसे गुफा में खींच लेता है। नेपोलियन और एम्बर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। मिक्की के पैर की हड्डी टूटने लगती है और वो गुफा में चला जाता है। अब हम टीम के पास जाते हैं। उन्हें फॉस्टर की लाश मिलती है, जिसके सिर के अंदर कुछ घुसाया गया है। सब अपने हथियार तैयार करते हैं। स्पिटर और क्रैंक पर एक म्यूटेंट हमला करता है। डर के मारे स्पिटर अंधाधुंध गोलियां चलाता है। अचानक सार्ज सामने आ जाता है और गोलियों से छलनी हो जाता है। सार्ज मर चुका है। अब टीम की कमान डेलमार संभालता है। वे सार्ज की लाश को उठाकर बेस तक ले जाने की कोशिश करते हैं।
पहाड़ी से नीचे उतरने के लिए नेपोलियन लाश को स्पिटर के साथ बांधता है, लेकिन अचानक रस्सी टूट जाती है। क्रैंक उसे इसका जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन डेलमार बताता है कि रस्सी काटी गई थी। म्यूटेंट्स इन पहाड़ियों में सालों से रह रहे हैं। उन्होंने जमीन के नीचे सुरंगें बना रखी हैं, जिससे वे बारी बारी टीम को मौत के घाट उतार रहे हैं। अब टीम को दूसरे रास्ते से पहाड़ी से नीचे उतरना पड़ता है। थोड़ी दूर जाकर उन्हें ऑफिसर रेडिंग मिलता है, जो बहुत ही गंभीर हालत में है। वह उन्हें बताता है कि इन म्यूटेंट्स को अपने जैसे बच्चे पैदा करने के लिए लड़कियां चाहिए, इसलिए वे लड़कियों को छोड़कर सबको मार देंगे। क्रैंक उससे बाहर निकलने का रास्ता पूछता है, जिसके जवाब में रेडिंग अपने आप को गोली मार लेता है। इसका मतलब साफ है कि बाहर निकलने के लिए उन्हें मरना होगा, क्योंकि म्यूटेंट्स उन्हें जिंदा बाहर नहीं जाने देंगे। अब टीम म्यूटेंट्स को मारने के लिए एक योजना बनाती है। मिसी और एम्बर अकेले बैठकर बातें कर रही होती हैं। उन्हें देखकर एक म्यूटेंट वहां आ जाता है। जैसे ही वह उन पर हमला करने वाला होता है, सब बाहर निकलकर उसे गोलियों से मार देते हैं। मिसी थोड़ी देर के लिए उनसे अलग हो जाती है और एक म्यूटेंट स्निफर पीछे से आकर उसे उठा ले जाता है। एम्बर नोटिस करती है कि मिसी गायब है। सब दौड़ते हैं और स्निफर को एक खदान में घुसते हुए देख लेते हैं। एक सोल्जर स्टंप अंदर जाने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। अब डेलमार, एम्बर, नेपोलियन और क्रैंक ही मिसी को बचाने जाते हैं। स्टंप पहाड़ी से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक म्यूटेंट गुफा से निकलता है और उसका हाथ पकड़कर काट देता है। स्टंप नीचे गिर जाता है और मर जाता है। खदान के अंदर नेपोलियन और एम्बर एक गड्ढे में गिरकर डेलमार और क्रैंक से अलग हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि स्निफर मिसी को एक कमरे में ले आता है और उसे मारकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी पापा हेड्स वहां आ जाता है और स्निफर को भगा देता है। पापा हेड्स भी अब मिसी के साथ जबरदस्ती करता है ताकि वह जल्दी उसके बच्चे को जन्म दे सके। मिसी लड़ती है, चीखती है और अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है। स्निफर अब एम्बर को उठा लेता है, लेकिन नेपोलियन एक पत्थर से मार मार कर उसका मुंह कुचल देता है। एक अंधा म्यूटेंट नेपोलियन की बंदूक उठाकर गोली चलाने लगता है और गलती से डेलमार को गोली लग जाती है, लेकिन डेलमार फिर भी हार नहीं मानता। एक और म्यूटेंट जो उन्हें बचाना चाहता है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने ले जाता है। वे सब एक कमरे में आते हैं जहां उन्हें कई लोगों के कटे हुए हाथ पैर, उंगलियां और उनके लटके हुए शरीर दिखाई देते हैं, और साथ ही मिक्की की आधी कटी हुई लाश भी। सब यह देखकर घबरा जाते हैं और इसी बीच डेलमार अपनी आखिरी सांस लेता है और मर जाता है। म्यूटेंट अब उन्हें आगे लेकर जाता है, जहां क्रैंक को बहुत सारे डायनामाइट मिलते हैं। नेपोलियन और एम्बर मिसी को बचाने चले जाते हैं। उनके जाते ही क्रैंक डायनामाइट का एक बॉक्स उठाकर ले जाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वहां एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। नेपोलियन और एम्बर वापस आते हैं और उन्हें वहां एक रास्ता मिलता है जो धमाके की वजह से खुल गया था। वे पापा हेड्स को चालाकी से बाहर भेज देते हैं और मिसी के हाथ पैर खोलकर उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी पापा हेड्स वहां आ जाता है और अब होती है आखिरी लड़ाई। यह म्यूटेंट पिछले पार्ट के प्लूटो और लिजर्ड से भी बड़ा और ज्यादा खतरनाक है। तीनों मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं और उसे ठीक वैसी ही मौत देते हैं जैसी उसे मिलनी चाहिए थी। ब्रूटल और बहुत ही बेरहम मौत। बचे हुए लोग मिसी, नेपोलियन और एम्बर माइन से बाहर निकलते हैं। सुबह हो चुकी है, रेगिस्तान शांत है। उन्होंने अपने दोस्तों को खोया और बदला भी ले लिया, लेकिन जैसा कि इस फिल्म का नियम है, बुराई कभी पूरी तरह मरती नहीं। जैसे ही वे चलते हैं, कैमरा थर्मल विजन पर शिफ्ट होता है। कोई अब भी उन्हें पहाड़ियों से देख रहा है। कोई और म्यूटेंट अब भी जिंदा है और वह अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी द हिल्स हैव आइज 2। क्या आपको लगता है कि पार्ट 2 पार्ट 1 से ज्यादा ब्रूटल था? कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और पिक्चर एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।